तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो बेसिक हमारा था टैक्सेशन लॉज की पूरी जर्नी इंडिया में किस किस तरह से टैक्सेशन लॉज है वगैरह, ये सब हमने देखा था, राइट। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, टैक्स लॉ की। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी टैक्स लॉ होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट, डेफिनेशंस भी नहीं, ये सब कुछ नहीं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है चार्जिंग सेक्शन। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। अब चार्जिंग सेक्शन का काम क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन आपको बताएगी कौन सी इनकम पर टैक्स लगाना है, कौन से रेट पे टैक्स लगाना है, किस किस को ये पे करना है, कौन से पीरियड के लिए पे करना है, ये सब कुछ। मतलब इट इज ए बैकबोन ऑफ द एक्ट, राइट। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए इस सेक्शन का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले, बाद में हम सब कुछ समझेंगे। व्हाट इज इनकम, व्हाट इज टैक्स एटसेट्रा, ये सब कुछ हम इसमें आगे आगे धीरे 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 करके बढ़ेंगे, राइट। सर्टेन डेफिनेशन विल डिस्कस, सर्टेन डेफिनेशन वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, उसका जब टाइम आएगा तब हम उसमें डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि इट इज अ बैकबोन ऑफ द एक्ट। ये आपको क्या बताएगी भाई कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, क्या रेट पे टैक्सेबल होगी, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, ये सब कुछ इसको पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो लेवी ऑफ टैक्स की इसने बात की है। चार्जिंग सेक्शन का काम क्या होता है? टैक्स को लेवी करवाना। तो टैक्स किस पर लेवी होगा? टैक्स लेवी होगा असेसी पर, और असेसी की टोटल इनकम पर टैक्स लेवी होगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, टैक्स इज लेवीड ऑन द असेसी, लेवी ऑन द असेसी ऑन इज टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करनी है? इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। जो असेसी की टोटल इनकम होगी उस पर टैक्स लेवी किया जाएगा। तो यहां पर आपको एक शब्द नया मिला, दैट इज असेसी। वो क्या होता है? आईपीसीसी इंटरमीडिएट में पढ़ा है, बट मैं अभी ऐसा मान के चलता हूँ कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमको कुछ भी याद नहीं है। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, स्ट्रेच से पढ़ेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑन हिज टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा पर्सन्स। टैक्स शेल बी लेविड ऑन द इनकम ऑफ पर्सन्स। मतलब पर्सन कौन होंगे? पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 31। वी नो वेरी वेल, राइट, कौन कौन होता है इसमें? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फ्रॉम LLP, कंपनीज, AOPBOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटीज। ये कौन होंगे? पर्सन्स होंगे अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स। मैं अभी डेफिनेशन में आपको बोला, जैसे कि मैं अभी उसमें नहीं जाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन बोलता है कि पीरियड, यहां पर उसकी बात की है कि पीरियड, जैसे मैंने आपको यहां पर बोला था कि कौन से पीरियड की इनकम लेवी होगी। तो ये सेक्शन बोलता है कि इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट शैल बी टैक्सेबल, और उस पर टैक्स पे करना है, मतलब असेसमेंट ईयर में, ऐसा उसने बोला है। ओ, 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 जस्ट अ मिनट, चला गया बेचारा। हम्म, डोंट नो क्या हो गया, हो जाएगा, ठीक है, चलो। चलो, तो क्या डिस्कस किया हमने कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर ने आपने जो इनकम अर्न की है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर के अंदर, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर, ये सब कुछ डेफिनेशन में है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। इन रॉन्ग,
चलिए, और लास्ट में बोला है टैक्स रेट कौन से होंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है, कौन सी इनकम पर टैक्स लेना है और कौन से रेट से टैक्स लेना है। तो टैक्स रेट कौन से रहेंगे, टैक्स रेट क्या रहेंगे जो एक्ट में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। कौन से एक्ट में, फाइनेंस एक्ट के अंदर। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बोला था कि एनुअल फाइनेंस एक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स रेट्स को अप्लाई कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, सो फाइनेंस एक्ट में जो रेट दिए हैं उसके हिसाब से होगा। लॉ एनफोर्सेबल जो भी होगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। अगर हमारे एग्जाम के पर्पस की बात करूं तो हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा असेसमेंट ईयर 21-22, और जो भी लॉ 1 अप्रैल 2021 को रहेगा उसके हिसाब से हमारा टैक्स रेट एंड ऑल विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया बेसिक, राइट, के चार्जिंग सेक्शन का हमने डिस्कशन किया। भाई इनकम, कौन सी इनकम पर रहेगा टैक्स, कौन कौन टैक्स देगा, किस ईयर में देगा, कौन से ईयर की इनकम पे देगा, कौन से पीरियड की इनकम पे देगा। तो ये सब कुछ हमने देखा बेसिक, मतलब जो चार्जेज, बेसिस ऑफ चार्ज था के एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स को डिटर्मिनेंट। अगर मुझे इनकम टैक्स कंप्यूट करना हो तो मुझे कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सब्जेक्ट जो हमारा बताता है कि हमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हमको करना है, तो उसके लिए मुझे कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इनकम टैक्स, दो चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो सबसे पहले इनकम टैक्स, दो चीज़ें। तो टोटल इनकम मुझे कंप्यूट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको यहां पर बोलूं, जो बेसिक ऑफ टैक्सेशन की यहां पर बात हुई थी, यहां पर हम्म हम्म, हाँ चलिए देखो यहाँ पर टोटल इनकम देखो लिखा है यहाँ पर, और उस पर लगेगा इनकम टैक्स रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे टोटल इनकम चाहिए होगा। उस टोटल इनकम पे मैं इनकम टैक्स के रेट्स अप्लाई करूंगा और मुझे मिलेगा अपना इनकम टैक्स, राइट। तो टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम को इनकम टैक्स में 5 हेड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कौन से 5 हेड्स है, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड के प्रोविजंस है, उस पर हम अप्लाई करेंगे क्लबिंग प्रोविजंस एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस। ये सब कुछ क्या है, एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा आईपीसीसी इंटरमीडिएट का, तो इसलिए मैं इसमें अभी डिप में नहीं जाऊँगा। एक एक चीज़ को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स, ये सब कुछ हम अप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम शॉर्ट में GTI बोलते हैं। ये एक एक शब्द को याद रखना, मुझे कौन से स्टेप पे क्या चीज मिलने वाली है, क्योंकि जब आगे आने वाली चीजों में पढ़ेंगे तो उसमें हमको कुछ लिमिट्स रहेगी। जैसे कि अगर आपकी टोटल इनकम सो एंड सो है तो आपको ये कंप्लाई करना जरूरी है, ऐसा आपको बोल दिया जाएगा। तब आपको सोचना पड़ेगा कि टोटल इनकम कैसे अराइव होगी, मतलब कौन सी चीज को मैं टोटल इनकम बोलूंगा। क्या वहां पर टोटल इनकम बोला है कि क्या वहां पर ग्रॉस टोटल इनकम बोला है, तो दोनों डिफरेंस है, राइट वहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि मुझे क्या बोला है, उस चीज को मैं किस तरह से पहुंच सकता हूं। तो अगर हमको टोटल इनकम तक पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे हेड्स जो है उसके हिसाब से मेरी इनकम क्या होगी वो मुझे कंप्यूट करना होगा। उस पर क्लबिंग प्रोविजंस के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई करने होंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल्स अप्लाई होंगे, जो मुझे देगा ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं माइनस करूंगा डिडक्शंस गिवन अंडर चैप्टर 6A, ATC, ATD एटसेट्रा, जितना भी हमारा डिडक्शन है उन सबको माइनस करने के बाद लास्ट में मिलता है मुझे क्या, टोटल। तो यहां तक की जर्नी है, ये जर्नी हमें पार करनी है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, टोटल इनकम। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इस टोटल इनकम की और अपने सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको सैलरी
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। ये 3 हेड्स ऐसे हैं जिसमें पर्टिकुलरली आपको कंप्यूटेशन की मेथड दी गई है। मतलब क्या, कि आपको इसको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते कंप्यूट करना। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो आईपीसीसी का, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपको याद कराऊं मैं, उसमें हमको स्पेसिफिकली मालूम ही था क्या करना होता था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, वो भी कैसे, वो MVFR का कंप्यूटेशन करके निकालो। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करो, आंसर आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से 2 तरह के डिडक्शन माइनस होंगे, पहला कौन सा, स्टैंडर्ड, एंड दूसरा कौन सा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। ये दोनों माइनस करोगे तो आपका हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वहां पर क्या था, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये 3 हेड्स के अंदर अवेलेबल है, एक सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी एंड तीसरा कैपिटल गेन। बट बिजनेस एंड प्रोफेशन, जैसा मैं आपको बोल दूं अभी कि बिजनेस प्रोफेशन के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है और IFOs के अंदर भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, राइट। तो वहां पर थोड़ा अलग उसका सिनेरियो रहेगा, क्या रहेगा वो हम उस बार देखेंगे जब हम वहां पर पहुंचेंगे तब। दूसरा डिटर्मिनेंट है जो है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट मैंने आपको बताया था कि एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स में अप्लाई किए जाते हैं। सो फर्स्ट देखो यहां पर, फर्स्ट इज अ फाइनेंस एक्ट एंड सेकंड इज इनकम टैक्स एक्ट। फाइनेंस एक्ट के अंदर आपको मिलेंगे नॉर्मल टैक्स रेट्स, ये जो हम देखते हैं ना कि एसएससी को पहले इतने इनकम पर 5%, फिर 10%, फिर 20% एटसेट्रा, यार ये सब कुछ जो हम देखते हैं ना, ये है फाइनेंस एक्ट के थ्रू आता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी वहीं से आता है, TDS के रेट्स भी वहीं पे दिए जाते हैं। इनकम टैक्स में तो कौन से रेट दिए जाते हैं, सर्टेन स्पेसिफिक टैक्स रेट्स आर गिवन अंडर इनकम टैक्स इटसेल्फ। फर्स्ट इज अ टैक्स ऑन कैपिटल गेन, जैसे हम सब लोग जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, 30%, ये सब कुछ कहां पर दिया है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया है। लॉटरी विनिंग का टैक्स, अनडिस्क्लोज इनकम का टैक्स, ये सारे के सारे रेट्स आपको कहां पर मिलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, एक के एक बात चीज हम पढ़ते जाएंगे तो आपको सब कुछ ये चीज क्लियर हो जाएगा। बट अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें कि मेरा पाथवे क्या होना चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट ऐसा माना जाता है, DT इज वेरी 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 वाइड सब्जेक्ट ऐसा बोला जाता है। बट लेकिन अगर आपको आपकी मंजिल पता होगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये सब्जेक्ट, बट थोड़ा ढंग से पढ़ने की जरूरत है इसको। ठीक है, तो 1 by 1 एक एक चीज को हम पढ़ते जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते जाएंगे। रिवीजन का भी इसमें मैंने प्रोविजन करके रखा है, तो आपको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब जो 8 सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अकेले डायरेक्टिक्स के पीछे आप 300-400 घंटे अपने डाल दो, इतना ज़रूरी नहीं है, राइट। प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के साथ जाएंगे। अभी हमारा पर्पस रहना चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए, ऐसा आपका पर्पस होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ भी देखेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें, प्रैक्टिकलिटी का भी अप्रोच हम रखेंगे अपने पढ़ने में। बट प्राइमरी गोल शुड बी वी शुड गेट मार्क्स, बिकॉज चाहे जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास हो, जितना भी हो, अगर वो आप पेपर में उतार नहीं पाए तो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मतलब मेरे को बोलते हैं कि सर मुझे प्रैक्टिस में जाना है तो मुझे ये तरह से पढ़ना है, वो पढ़ना है। बेटा जब प्रैक्टिस में जाओगे तो चीज़ कंप्लीटली डिफरेंट होती, राइट। सो अभी ऐसा सोच के मत पढ़ो कि मुझे प्रैक्टिस के पर्पज से जाना है। फ्रेंकली स्पीकिंग गाइस, ऐसा सोच के भी मत पढ़ो। हाँ, पढ़ना है ठीक से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रखेंगे, सब कुछ करेंगे, बट इतना भी नहीं कि मुझे इतना प्रैक्टिकल घुस जाना है, क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी कि मुझे एग्जाम में वो चीज आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली माई गोल इज टू सेट अ हाईएस्ट मार्क्स शुड आई गेट, राइट, वो मुझे सेट करना रहेगा। ठीक है, तो उस तरह से हम पढ़ते जाएंगे। सो रेट्स की बात हो गई, अब बात करते हैं इनकम के बारे में। क्या हो गया, देखो टोटल इनकम, टैक्स रेट। अब डिस्कशन जो होगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, थोड़ा शांति से इसको समझिएगा, कुछ लिखना नहीं है आपको, ये चार्ट्स वगैरह सब कुछ ठीक है, अभी जरूरत नहीं है कुछ इसको। ठीक है, वो नोट्स में मैं आपको दे दूंगा वैसे भी। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नाउ। नेक्स्ट इज अबाउट इनकम, क्या होता है, लेट्स सी। फर्स्ट, इनकम को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। उसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं, तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी, मतलब कि एक्चुअली क्या है सब सिनेरियो पूरा।
अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक पर्सन है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इनकम है कुछ इस तरह से, उसको सैलरी मिलती है 6 लाख की, एक छोटा मोटा साइड में साइड बिजनेस करता है तो 2 लाख वहां से कमा लेता है, बैंक में एफडी रखी है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है 1 लाख रुपए का। तो कुल मिला के यहां पर ये 9 लाख इस बार इसको ये ट्रांजेक्शन उसके हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस उसको इस साल लॉटरी लगी है 2 लाख रुपए की, प्लस उसके फ्रेंड्स ने उसको गिफ्ट दिया उसके बर्थडे पर 1 लाख रुपए का कैश गिफ्ट मिला है उसको। एंड लास्ट इज अ सेल ऑफ हाउस, उसने एक मकान बेचा है अपना, उस पर उसको 5 लाख का फायदा हुआ है। तो टोटल ये अदर साइड में आपको दिखा रहा हूं वो है 8 लाख रुपए। माय क्वेश्चन इज, अगर आप उसको पूछोगे कितना कमा लेते हो, क्या बोलेगा वो? 8 लाख, 9 लाख, 17 लाख, क्या? सोचिए जरा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो पहले सोचिए आप, ठीक है? जनरली हमारी सोच मैच होगी, मुझे ऐसा लगता है। डेफिनेटली अगर आप उसको पूछोगे कितना कमा लेते हो तो 110% वो आपको 9 लाख रुपए बोलेगा। कैसे? अगर आप पूछोगे कितना कमा लेते हो, बोलेगा भाई 6 लाख का सैलरी आता है, छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूं तो 2 लाख साल में उसमें कमा लिया है, और 1 लाख रुपए का जो है वो मेरा बैंक में एफडी पड़ा है तो उसका मुझे रेगुलरली इंटरेस्ट 8-8 हज़ार रुपये के अराउंड मिलता रहता है। तो कुल मिलाकर 8-9 लाख में कमा लेता हूं। वो आपको ऐसा ही बोलेगा। वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को इस बार गिफ्ट भी मिला है, मेरे को इस बार लॉटरी भी लगी है, मैंने मकान बेचा तो उसमें भी कुछ कमा लिया, ऐसा नहीं। अगर आपने आर्टिकलशिप में इनकम टैक्स रिटर्न का कुछ काम किया होगा तो भी आपको आइडिया रहेगा कि अपन को क्लाइंट को पूछना पड़ता है। अगर कोई सैलरीड बंदे के आप रिटर्न फाइल करते हो या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन का आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप उनसे पूछोगे तो वो आपको क्या बोलेगा? जो उसकी रेगुलर इनकम है वही बोलेगा कि भाई इस बार इतना सैलरी मिला है, बस खत्म। फिर अपने को पूछना पड़ता है कि क्या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल की है, क्या आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिला है, ठीक है? ये सब कुछ भी हमको पूछना पड़ता है, तब जाके वो बताएगा कि हाँ 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 एक प्रॉपर्टी मैंने बेची थी। हाँ, फिर हम पूछेंगे कितने में बेची थी? बोला 20 लाख में। कितने में खरीदी थी? 15 लाख में। तो हम बोलेंगे फिर बाद में उसको कि 5 लाख तो फिर फायदा हो गया, गवर्नमेंट तो टैक्स मांगेगी। तो क्या बोलता है पता है वो? अरे अरे वो उस पर भी ले लेगा टैक्स, अब मतलब कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे। सो इन दिस एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट कि अगर आप किसी बंदे को पूछोगे तो वो आपको 9 लाख, ये एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो 9 लाख बोलेंगे। ऐसा क्यों क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इन ए कॉमन पार्लेंस नॉर्मली अगर हम किसी को इनकम के बारे में पूछेंगे तो वो हमें अपनी रेगुलर इनकम के बारे में ही बताएगा। सो इन कॉमन पार्लेंस अगर आप देखोगे तो इनकम मीन्स इट इज ए पीरियोडिकल मॉनेटरी रिटर्न विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी। उसी को ही कॉमन पार्लेंस में इनकम माना जा रहा है। मतलब रेगुलर होने वाली इनकम को ही क्या माना जा रहा है? इनकम माना जाए। कैपिटल गेन थोड़ी रेगुलर होता है, गिफ्ट थोड़ी रेगुलरली मिलती है, राइट? तो ये सारी चीजें वो लोग कंसीडर नहीं करते। मतलब जो नॉर्मल पीपल है वो उसको कंसीडर नहीं करते। लॉटरी थोड़ी रोज लगती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बोला कि वो हमको 9 लाख ही बोलेगा, वो हमको 17 लाख नहीं बताएगा। फिर हमको उसको पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनरल परसेप्शन ऐसा होता है कि जो रेगुलरली अराइज होती है ना उसी को हम इनकम मानते हैं, जैसे मंथली सैलरी, राइट, एटसेट्रा। बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अगर मैं इस बाजू वाली इनकम की बात करूं जैसे लॉटरी, गिफ्ट, एटसेट्रा, तो ये सारी की सारी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। अभी मैं बोल रहा हूं कैपिटल रिसिप्ट, में समझाऊंगा इसको भी क्या है वो। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, सब कुछ डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, ठीक है? तो ये क्या है? ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्या इनकम टैक्स इस पर भी टैक्स लेगा? आंसर इज यस। जनरली टैक्स इज लेविड ऑन रेवेन्यू रिसिप्ट, बट कुछ कुछ कैपिटल रिसिप्ट ऐसी है जिसको स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, उस पर भी टैक्स ले सके।
तो यहाँ पर मैंने आपको बोला जैसे विनिंग ऑफ लॉटरी एंड एटसेट्रा, इस सबको भी इंक्लूड किया गया है। तो डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 24 का, विच इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब इंक्लूसिव, पहले तो मेरे को यह बताइए कि डेफिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं। एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव का डेफिनेशन होगा, उसमें आपको ऐसा मिलेगा इनकम इंक्लूड्स, उसके बाद आपको पूरा लिस्ट डाउन दिया जाएगा। मतलब देयर आर सर्टेन स्कोप कि उसमें आप कुछ एडिशन डिलीशन कर सकते हो, मतलब आप उसमें एडिशन करते जा सकते हो, ठीक है, इंक्लूजन करते जा रहे हो। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन स्टार्ट मतलब वो होगा क्या, इनकम मीन्स, राइट। अगर मीन्स वर्ड यूज हुआ है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो जाएगी। तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में क्या होता है कि भाई जितना बोला है उतना ही, उसमें ना कुछ एडिशन या डिलीशन कुछ भी नहीं होगा, जो बोला वो सटीक ऐसे ही। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 जो इनकम का डेफिनेशन है वो है इंक्लूसिव डेफिनेशन। नियर अबाउट 22 आइटम्स आर देयर, जो लिस्ट डाउन मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं एक बार इसको, जस्ट अ मिनट। देखो ये हमारा रेगुलर जो है बैच है उसका डिटेल नोट रहेगा। यू कैन हैव ए लुक ऑफ दिस बुक। इसमें हमने बेसिक डिस्कशन किया अब तक का, डायरेक्ट टैक्स लॉ क्या होता है, इंडियन फाइनेंस एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होंगे, सर्कुलर नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। फिर हमने चार्जिंग सेक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया, तो वो भी मैंने यहाँ पर आपको दे के रखा है। फिर कुछ डेफिनेशन तो इसको मैं अभी टचअप नहीं करूँगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसको देखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर मैंने देखो ये डिटरमिनेंट ऑफ टैक्स का पूरा चार्ट जो हमने अभी समझा हो, राइट, तो वो भी आपके मटेरियल में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। ये आपका डिटेल मटेरियल है। ये रहा सेक्शन 2 क्लॉज 24। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये पूरी लिस्ट डाउन दी है, एंटायर लिस्ट इज गिवन, सी। ठीक है, तो इस लिस्ट के अंदर सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट्स आर देयर। इस लिस्ट के अंदर कुछ कैपिटल रिसिप्ट है जिसको भी इनकम माना गया है, मतलब इसको भी इनकम टैक्स के दायरे में लेके आए हैं, ठीक है। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा हो गया डिस्कशन, राइट। चलिए अब इनकम। तो पहली बात तो मैंने आपको बोला कि इनकम होती क्या है। क्या सबको इनकम जो जितनी भी हम कमा रहे हैं क्या सब कुछ चार्ज होगा? आंसर इज नो। ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट विल बी चार्जेबल टू द इनकम टैक्स एंड सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट। इनकम का पूरा डेफिनेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार खाली उसमें लिस्ट डाउन दिया है, मैंने आपको पर्पस समझा दिया कि इनकम का जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या चीजें है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो कैपिटल रिसिप्ट है फिर भी टैक्सेबल है, क्यों? क्योंकि उसको इनकम की डेफिनेशन में क्या किया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो आपको कैपिटल गेन अराइज होगा, तो अगर आप देखोगे तो कैपिटल रिसिप्ट वैसे भी टैक्सेबल नहीं होती, बट कैपिटल गेन को सेक्शन 2 क्लॉज 24 इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है, इसलिए वहां पर फिर कैपिटल गेन जो सेक्शन 45 में होता है वो वहां पर क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हम इनकम के बारे में और आगे डीप में पढ़ सके। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि इनकम का जो सबसे पहला प्रिंसिपल कुछ है वो है दैट इज कैश और इन काइंड। इनकम अगर कैश में हुई, कैश में भी हो सकती है, इनकम इन काइंड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे मार्क्स आ गए डायरेक्ट टैक्स में और आपने मेरे को एक BMW कार गिफ्ट दे दी, सर आपकी फीस, राइट, बहुत मजा आ गया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपको BMW कार गिफ्ट देते हैं, फिर सर आपकी फीस हो गई, तो ये भी क्या हो गई, इनकम इन काइंड। अगर इनकम इन कैश हुई तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। तीसरा है रिसिप्ट बेस पर हो सकती है, अक्रूवल भी हो सकती है, एंड फोर्थ इज नेट या ग्रॉस। तो सबसे पहले कैश इन काइंड की अगर मैंने आपको बात की तो इनकम केस में भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है।
अगर आपकी इनकम इन काइंड हुई, कोई चीज़ आपको मिली है, तो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करना रहेगा। जनरली फेयर मार्केट वैल्यू उसमें होता है, उस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, इनकम मान लिया जाएगा। ओके, उसके बाद है इलीगल या इल्लीगल। अगर लीगल इलीगल की बात करूं तो इनकम टैक्स इनकम के मामले में लीगलिटी नहीं देखता है। मतलब आपकी इनकम लीगल है तो भी टैक्सेबल है, इल्लीगल है तो भी टैक्सेबल है। इनकम टैक्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इलीगल एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होंगे एज ए डिडक्शन, राइट। फिर रिसिप्ट और अक्रूवल की बात करूं तो सर्टेन इनकम मे बी ऑन रिसिप्ट बेसिस, सर्टेन इनकम मे बी ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट रखी है, जो मुझे मैच्योरिटी पे मुझे मिलेगा सीधा एट द एंड ऑफ 5th ईयर, इंटरेस्ट एंड ऑल दैट थिंग्स। तो एवरी ईयर में क्या करूंगा, अक्रूवल के बेस पर उस इंटरेस्ट को बुक करूंगा और उस पर मैं टैक्स भरूंगा, तो अक्रूवल। फिर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज, राइट। डीम्ड अक्रूवल भी हम उसमें मानेंगे, राइट। तो वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड फोर्थ इज ए नेट ग्रॉस और रिसिप्ट। तो जनरली हमारा जो भी इनकम टैक्स रहता है वो ऑलवेज नेट रिसिप्ट पे रहता है। अब नेट रिसिप्ट मतलब क्या, तो कि आपने जो सेल्स रेवेन्यू जो भी अभी जनरेट हुई है उसमें से आपको एक्सपेंडिचर माइनस करने होंगे। अब सर कौन से एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ आपको पर्टिकुलर हेड के अंदर पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है कि कौन से हेड के अंदर आपको कौन से एक्सपेंडिचर माइनस करने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, नेट रिसिप्ट जो भी है आपकी वो टैक्सेबल होगी। क्लियर। चलिए, अब मैंने आपको बोला था कि इनकम जो है हमारी इनकम टैक्स है उसमें जनरली रेवेन्यू रिसिप्ट को ही कंप्यूट किया जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट पर कभी भी टैक्स नहीं लगता अनलेस एंड अनटिल वो इनकम की डेफिनेशन में फॉल हो। तो जैसे मैंने आपको बोला कैपिटल गेन वो इनकम की डेफिनेशन में फॉल होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। क्लियर। सो रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, चलो इसका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूं तो मुझे सिंगल सोर्स से पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि कैपिटल रिसिप्ट कैन नॉट बी टैक्स्ड अनलेस इट इज फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इनकम। अब कोई भी मतलब ये इसको डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज कैपिटल। इनकम टैक्स में इसकी आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या फिर ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो मैं कैसे मानूं, तो सबसे पहले देखते हैं क्राइटेरिया। देयर आर 2 क्राइटेरियाज टू डिटरमाइन वेदर इनकम इट इज रेवेन्यू और इज कैपिटल। तो फर्स्ट इज फिक्स एंड वर्सेस सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड सेकंड इज कैपिटल असेट्स वर्सेस ट्रेडिंग असेट्स। फिक्स कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो उस कैपिटल ऐसी है जिसकी प्रोसेस से आपका बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है। जैसे देखो क्या लिखा है, फिक्स कैपिटल डज नॉट अफेक्टेड बाय बिजनेस प्रोसेस। मतलब मैं परचेज या सेल करता हूं उससे मेरी फिक्स कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, अगर इस प्लांट एंड मशीनरी को मैं बेचूंगा तो जो भी इनकम होगी वो क्या होगी, मेरी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब क्या कि जिससे मेरी बिजनेस प्रोसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। मतलब अगर मैं अपना स्टॉक बेचता हूं, गुड्स, राइट, गुड्स मेरा स्टॉक इन ट्रेड मेरी एसेट ही तो है, तो वो क्या है, सर्कुलेटिंग कैपिटल है। अगर मैं अपना स्टॉक बेचता हूं, गुड्स बेचता हूं, तो उससे इंपैक्ट पड़ेगा मेरे बिजनेस पे, क्या, मेरी इनकम प्लस माइनस होगी। सेल्स मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट, खरीदता है बेचता हूं तो मेरा सेल्स से मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, परचेज से मेरा क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा। सो इट इज यील्ड्स इनकम और लॉस। तो क्या बोलेंगे, सर्कुलेटिंग कैपिटल। मतलब सर्कुलेटिंग कैपिटल के ट्रांजेक्शन से आपको या तो इनकम जनरेट होगी या तो आपका लॉस होगा। जैसे मैंने आपको बोला स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स अगर मैं बेचता हूं तो हो सकता है मुझे प्रॉफिट भी हो लॉस भी हो, तो उस चीज से होने वाली इनकम क्या हो जाएगी, मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट मानी, ठीक है। सेकंड पार्ट इज ए कैपिटल असेट वर्सेस ट्रेडिंग असेट। अब कैपिटल असेट मतलब क्या, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई रेगुलर ट्रेडिंग ऑफ द बिजनेस। मतलब उसका मेरा खरीदना बेचना मेरा काम नहीं है। तो ट्रेडिंग एसेट क्या हो गई, ट्रेडिंग एसेट ऐसी है जिसमें मैं डेली डील करता हूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो गोल्ड मेरे लिए क्या है, कैपिटल असेट है, बट वो ज्वेलर्स के लिए क्या है,
स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेडिंग एसेट हो गई। अगर कोई बंदा बिल्डर है तो उसके लिए फ्लैट, जमीन, ये सब कुछ क्या होगा? स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेडिंग एसेट होगी। बट वही फ्लैट मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल एसेट, राइट। तो ये डिफर करता है, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सा असेसी है, क्या एंगल है उसका, ये सब कुछ डिफर करता है, राइट। सो केस टू केस बेस पर इसका हमें डिसीजन लेना होगा। तो बिल्डर के लिए वो क्या हो जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड है, वो उसकी सर्कुलेटिंग कैपिटल है, और आई कैन से इट इज कैपिटल एसेट, सॉरी इट्स ए ट्रेडिंग एसेट। अगर बिल्डर उसको बेचता है या खरीदता है तो उसको जो भी इनकम होगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। और मैं वही फ्लैट अगर उसको बेचता हूं या खरीदता हूं तो मेरे लिए वो क्या होगी? ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। उससे जनरेट हो रही इनकम क्या होगी? कैपिटल नेचर की होगी। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टैक्सेबल है या नहीं है, अभी मैं इतना बोलना चाहता हूं कि वो नेचर क्या होगा? उसका कैपिटल नेचर होगा। एंड दैट कैपिटल नेचर ऑफ इनकम, ये जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि अगर मैंने फ्लैट मेरा बेचा और मुझे कैपिटल नेचर की इनकम हुई तो स्पेसिफिकली इंक्लूड है तो टैक्सेबल होगी। अगर मैंने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया जिस पर कोई की मतलब कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं है, सॉरी ट्रांजेक्शन इज ऑफ द कैपिटल नेचर बट विच डज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, तो फिर वहां पर कोई भी इनकम कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा उस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्टेन टेस्ट दैट वी नीड टू अप्लाई टू डिटरमाइन वेदर इनकम इज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। आगे भी इसका रेफरेंस में देता रहूंगा, एक बार ठीक से इसको ध्यान से सुनिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है दैट इज ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि प्रॉपर्टी डीलर है तो उसके लिए तो डीलिंग क्या है? ये बिजनेस है, उसका मकान लेना, जमीन लेना, बेचना, ये सब कुछ क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, और मेरे लिए कैपिटल। ओके, so I need to check whether the transaction has entered into the course of business, तो क्या हो जाएगी वहां पर? हाँ, लेकिन अगर मान लो कैसा है कि बिल्डर ने अपनी खुद की ऑफिस जिसमें वो बैठकर बिजनेस करता है उसका परचेस सेल किया है तो फिर वो कैपिटल असेट हो जाएगा। बिकॉज वो क्या थी? उसकी असेट थी, वो बिजनेस के लिए यूज करता था, उसमें वो मतलब इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट्स स्टॉक इन ट्रेड, विच इज कैपिटल असेट, राइट। तो केस टू केस बेस पर मुझे इसको देखना पड़ेगा। सेकंड है शेयर्स और सिक्योरिटी अगर मैं खरीदता या बेचता हूं तो क्या मुझे इनकम होगी? वो मेरी बिजनेस इनकम होगी या फिर मेरी क्या होगी? कैपिटल इनकम होगी। मतलब क्या रेवेन्यू रिसिप्ट होगी या फिर कैपिटल रिसिप्ट होगी? चलिए, तो उसको अगर मुझे डिटरमाइन करना हो तो मुझे मोटिव देखना पड़ेगा, उस बंदे का पर्पस क्या था। क्या मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस था कि अभी शेयर लेके मैं रख दूंगा, जब भी उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, मुझे लग रहा है कि 1 साल 2 साल में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तब मैं उसको बेचूंगा। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो मैं बोल सकता हूं ये कैपिटल नेचर है। अगर मैं डील करता हूं स्टॉक्स में, मतलब आज खरीदा, मतलब जो जैसे इसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं जब भी आप शेयर परचेस करते हो, सेल करते हो। आइदर यू कैन कीप एज ए स्टॉक इन ट्रेड और आइदर यू कैन कीप एज ए इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने स्टॉक इन ट्रेड की तरह उसको ट्रीट किया है तो मैं क्या हो जाएगी? ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी। एंड थर्ड, अगर मेरा पर्पस है कि जो प्राइस मूवमेंट हो रही है इंट्राडे, आप जानते हो इसको, राइट, प्राइस मूवमेंट जो हो रही है उसमें से मुझे इनकम अर्न करनी है तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? स्पेक्यूलेशन बिजनेस हो। अब आपको क्वेश्चन भी होगा कि सर क्या फर्क पड़ता है कैपिटल नेचर का इनकम हो, रेवेन्यू नेचर का इनकम हो, स्पेक्यूलेटिव इनकम हो, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है बिकॉज सभी इनकम की अपनी 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 अलग अलग क्या है? ट्रीटमेंट है। शेयर बेचने पर कैपिटल रिसिप्ट होगी, वो भी टैक्स लगेगा उस पर, बट उसका कंप्यूटेशन अलग है। बिजनेस इनकम होगी तो उसका कंप्यूटेशन अलग है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस हो गया तो उसके कुछ ट्रांजेक्शन, उसके जो कुछ रूल्स है, कुछ सेक्शंस है उसकी, वो भी क्या है? अलग है। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज को कि आप इसको प्रॉपरली क्लासीफाई करें इस चीज को। अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ तो आपका कंप्यूटेशन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस में एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज सीआईटी वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। अब इस केस में हुआ क्या था कि जो कंपनी है सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, उन्होंने अपने सप्लायर के पास से एक मशीनरी का ऑर्डर दिया था, जो जायंट मशीनरी जो होती है प्रोडक्शन के लिए, उसका ऑर्डर दिया था।
बट सप्लायर उसको टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया। अब टाइम पर डिलीवरी ना होने के कारण कंपनी को कुछ लॉस वगैरह हुआ होगा, तो उन लोगों ने सप्लायर पर सू कर दिया और उसके पास से लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब क्या कि आपने जो डिले किया है, आपने जो ये मशीनरी मेरे को पहुंचाने में डिले किया है, उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ बिजनेस में, तो आप एक काम करो, मुझे इसके डैमेजेस, मतलब जो भी डैमेज मुझको हुआ है उसका कंपनसेट करो। तो डीलर ने उसको कंपनसेट कर दिया। अब असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि भाई ये तो आपका बिजनेस नेचर है, हम तो उस पर टैक्स लेंगे। असेसी का कंटेंशन ऐसा था कि भाई ये थोड़ी मेरी रेगुलर इनकम है, इट इज नॉट एट ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट। उसने क्या बोला कि दिस लिक्विडेटेड डैमेजेस आर रिलेटेड टू द कैपिटल असेट, इट इज नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस असेट, इट इज नॉट रिलेटेड टू माय ट्रेडिंग असेट। ठीक है, देखो, एनी लिक्विडेटेड डैमेजेस लिंक विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल असेट, ये लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल असेट, अगर आपकी कैपिटल असेट के साथ जुड़ा हो कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस है, तो उस पर आपको सॉरी वो आपकी क्या रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मानी जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट मानी, विच लीड टू डिले कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉफिट मेकिंग apparatus, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर आपकी कैपिटल के रिलेटेड कोई आपको डैमेजेस वगैरह रिसीव हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद है सिंगल ट्रांजेक्शन, क्या उसको भी बिजनेस माना जा सकता है? क्या वो इनकम मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी? अब मान लो दिवाली का टाइम आने वाला है, वैसे तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग एंड ए टीचर बाय प्रोफेशन, राइट, हाँ मेरा उल्टा है, मैं सीए बाय पैशन हूँ और टीचर बाय प्रोफेशन हूँ। ओके, सो वैसे मेरा काम है टीचिंग का, राइट, बट अगर मान लो ऐसा हुआ दिवाली के टाइम पे, नवंबर में दिवाली है इस बार आपके एग्जाम के टाइम ही, आपकी तो नहीं सॉरी, नवंबर 20 वालों की, तो अक्टूबर में मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी एक दिखा कि क्यों ना इस बार क्रैकर्स में डील किया जाए। तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई कुछ 5-6 होलसेलर्स है, उसके कांटेक्ट में मैं हूँ, दे वांट टू बाई, तो मैंने क्या किया, एक कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया, 1 करोड़ का गुड्स मैंने ऑर्डर किया और सीधा जैसे ही आया 1 शॉट सबको बांट दिया, एक ही दिन में डील खत्म, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या बिजनेस हो सकता है? व्हाट्स योर व्यूज? कैन आई से इट्स अ बिजनेस? आंसर इज यस, इट कैन बी सेड एज अ बिजनेस। अब इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे इंटेंशन चेक करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं 1 करोड़ के पटाखे चलाऊंगा, राइट, दिवाली पर, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था कि अभी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, 1 करोड़ का गुड्स ऑर्डर किया और इधर सप्लायर रेडी थे, मतलब जो बायर थे वो रेडी थे, तुरंत उसको बेच दिया, अपॉर्चुनिटी मिली थी, अर्न कर लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाए। समटाइम्स जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में भी ऐसा होता है कि भाई मेरा इंटेंशन ऐसा होता है कि भाई मैंने तो इसको इस तरह से रखा है कि भाई मुझे लगता है 5 साल के बाद इस जगह पर इस प्रॉपर्टी का भाव बढ़ेगा, तो मैंने इसको लेके रख दिया है। अब देयर वाज नो इंटेंशन टू रीसेल, राइट, अभी कोई मेरा इंटेंशन नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पज है। रीसेल में क्या होगा कि जैसे मैंने लिया, मैं तुरंत एक सेलर को खोजता हूँ, सॉरी बायर को खोजता हूँ कि मुझे इसको बेचना है, बेचना है, बेचना है। तो डिपेंड अपॉन द इंटेंशन, क्या वो रेवेन्यू है या कैपिटल है, राइट। सो आई कैन नॉट से इट इज वन थंब रूल फॉर डिटरमिनिंग वेदर इट इज अ कैपिटल और इट्स अ रेवेन्यू, राइट। सो केस टू केस बेसिस वी नीड टू चेक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये इसको ध्यान से एक बार, आपको ना समझ में आया तो एक बार रिपीट करके वापस एक बार देखना, आगे आगे केस लॉज में या काफी सारी जगह पर इसको काम आपको आएगा। उसके बाद आता है लास्ट इज गिफ्ट। गिफ्ट नॉर्मल या कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट, राइट, बट थिंग्स इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम, तो टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। नॉर्मली गिफ्ट होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल, बट अगर ये मेरी गिफ्ट बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से है तो क्या होगा, जो भी मेरी इनकम होगी वो पीजीबीवी के हेड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, राइट। क्लियर हुआ? जैसे अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, कोई मेरा क्लाइंट अगर मेरे को गिफ्ट देके गया, राइट, अब मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सैमसंग का डीलर हूँ, अब सैमसंग ने मेरे को गिफ्ट दिया कि भाई आपको 3 दिन का पेरिस का पैकेज देते हैं, हॉलीडे पैकेज,
तो वो जो भी टिकट का खर्चा आने जाने का ये सब कुछ है, क्या है मेरे लिए गिफ्ट है, दैट इज ऑल्सो माई बिजनेस इनकम, राइट। इट इज़ नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसा मैंने आपको बोला कि क्लासिफिकेशन क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि सही क्लासिफिकेशन होगा तो ही आपका सही कंप्यूटेशन इनकम बन के आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बेसिक डिस्कशन। एक दो पॉइंट्स है जो मुझे आपको स्टडी मेट से पढ़ाना है, राइट। चलिए आ जाइए उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं इसको। चलिए, सो इनकम का डेफिनेशन देखो इधर। सबसे पहले इनकम में क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड गेन। जस्ट अ मिनट। अरे भाऊ, या here it is a detailed module which you will get along with these lectures. Okay, near about 800 900 pages and 600 plus 500 to 600 मैंने काउंट नहीं किया है उसमें, that much amount the questions are there. चलो, ये सब कुछ हमने पढ़ा अभी, राइट। बेसिक डिस्कशन, कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ, एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। जस्ट रीड वंस, इसमें ज़्यादा मतलब बेसिक डिस्कशन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस, जो मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ डेफिनेशन है जिसमें अभी मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर हम उसको डील करेंगे। एक प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है जो अभी हम कवर अप कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर? क्या होता है प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर से पहले वाला। अगर मैं आपको बोलूं कि इस बार अगर ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर भी चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021, राइट, उसका मैं असेसमेंट कब करना चालू कर सकता हूं? एक बार ये ईयर खत्म हो जाने पर, मतलब 1 अप्रैल 2021 को मैं इस पूरे साल की इनकम को कंप्यूट कर सकता हूं। तो 21-22 विल बिकम माई असेसमेंट ईयर एंड 2021 इज माई फाइनेंशियल ईयर, जिसको मैं क्या बोलूँगा, प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखिए, इज अ प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर provided that in case of business or profession a newly set up or a source of income newly coming into existence in the said financial year, the previous year shall be the period beginning with the date of setting up. अब जनरली देखो क्या होता है, अगर मैं इसको सिंपली तरीके से आपको समझा दूं तो क्या होता है कि प्रीवियस ईयर आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर के और 31 मार्च को खत्म होता है। बट मान लो कि मेरी इनकम ही अगस्त महीने से स्टार्ट हुई, तो उसके पहले मेरी कोई भी इनकम नहीं थी, तो मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1 अगस्त सो एंड सो ईयर टू 31 मार्च। एंडिंग डेट फिक्स है, वो 31 मार्च उसका फिक्स है। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। देखो, सबसे पहला क्या बोला है, द इन्विक्टस LLP सेट अप अ न्यू बिजनेस ऑन जुलाई 1, 2020। अब स्टार्ट किया है जुलाई 1 को। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021? क्या होगा? सो उसके लिए आपको मिलेगा आंसर 1 जुलाई 31 मार्च। फिर एक और एग्जांपल है, मिस्टर जॉन जॉइन्स एन इंडियन कंपनी ऑन जनवरी 15, 2020। प्रायर टू ज्वाइनिंग द इंडियन कंपनी ही वॉज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट नॉर डज ही हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम। डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर ऑफ जॉन फॉर द 2021 एंड 21-22। सो जुलाई 15 जनवरी 2020 को ज्वाइन हुआ, मतलब क्या हो गया कि 15 जनवरी 2020 को ये ज्वाइन हुआ, मतलब ये अच्छा, ये ईयर ख़त्म कब होगा अब इसका? 31 मार्च 20 को ख़त्म होगा।
राइट। तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इसका बन जाएगा, जस्ट अ मिनट, ओके इधर है ना, जनवरी 15 करना है, जनवरी 15 टू 31 मार्च 2021-22 फॉर असेसमेंट 2021, तो 31 मार्च 20 सॉरी एंड 1 अप्रैल 20 तो 31 मार्च 21 here is the previous year, ठीक है। so there are some corrections in that will do it, don't worry, I will give you updated one, not to worry। फिर असेसमेंट ईयर उसकी बात हो जाएगी, ठीक है, इसको मैं अभी डिस्कशन में नहीं लेता हूँ। फिर डिटर्मिनेंट जो हमने ऑलरेडी बात की थी। फिर यह है इनकम का डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला प्रॉफिट एंड गेन, डिविडेंड एट्सेट्रा। फिर एक आएगा अपना, ये देखो कैपिटल गेन, मैंने आपको बोला था जस्ट कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, देखो अगेन ए कैपिटल रिसिप्ट बट इट इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम, ठीक है। फिर गिफ्ट 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्स, राइट। फिर हमने ये पढ़ा, बेसिक डिस्कशन हमारा, कैश इन काइंड होना चाहिए, लीगलिटी इनकम होगी या नहीं होगी। फिर नेट या ग्रॉस, तो हमने उसमें पढ़ा कि नेट रिसिप्ट टैक्सेबल होगी। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट का हमने क्राइटेरिया भी इसमें पढ़ा, राइट। फिर मैंने यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए, इस एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है, ठीक है, और इसके नीचे आपको आंसर दिए है। देखो जब भी मैं आपको बोलूँ कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, फिर ये सम आपको कंप्यूट करना है, तो सबसे पहले आपको इससे नहीं देखना है, आंसर देखे बगैर आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने आंसर देख के, खाली देख देख के आपने कर लिया काम, तो आपका काम कभी भी नहीं होगा, मतलब वो आपके दिमाग में जाएगी नहीं, ठीक है। आंसर मैंने इसलिए दिया है कि आप पहले अपने आप ट्राई करो, फिर उसको मैच करो आंसर के साथ, ठीक है। फिर उसको मैच करो आंसर के साथ, तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हमारी मिस्टेक क्या हुई थी। उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रिपीट होने से रोकिए, बस इतना ही करना है आपने। जितना आप अपने हिसाब से आप सम्स वगैरह जो भी कंप्यूट करोगे, उतना आपको ज़्यादा ये सब्जेक्ट में आपको ग्रिप मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने डिस्कशन किया। एक लास्ट पॉइंट इसमें रहा है अभी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और आई कैन से और दूसरा है डाइवर्जन ऑफ इनकम। अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होती है और डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होती है, ये दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी टैक्सेबिलिटी में फर्क पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम की बात करो तो जनरली क्या होता है कि इट इज अप्लाइंग ऑफ द इनकम, मतलब मैंने कोई इनकम अर्न की, फिर उसको अप्लाई किया, खर्चा किया या फिर किसी को दे दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इनकम मुझ तक पहुंची, उसके बाद मैंने उसको स्पेंड किया या फिर अप्लाई किया किसी और जगह पर, राइट। सो एप्लीकेशन ऑफ इनकम अगर मैं बोलूं, सो दैट इज फर्स्ट माई इनकम एंड देन द एप्लीकेशन। तो उस केस में क्या होगा कि वो इनकम मेरे हाथ में पहले टैक्सेबल होगी और बाद में वो एप्लीकेशन हुआ है, तो दैट इनकम शेल बी टैक्सेबल। एग्जांपल देता हूं तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे ऊपर से समझ में नहीं आएगा। और डाइवर्जन का अगर मैं आपको ओवरव्यू अभी दूं जस्ट में, तो डाइवर्जन में क्या होगा कि इनकम मुझ तक नहीं पहुंचती है, वो सीधा डाइवर्ट हो जाती है, कहां से? सोर्स में से डाइवर्ट हो जाती है। क्लियर? समझो आप एग्जांपल के साथ, देखो मिस्टर एक्स, ये समझना शांति से एक बार, मिस्टर एक्स इज लायबल। पहले मैं एक मिनट यहां पर आपको कुछ दो चीजें बता दूं। देखो सबसे पहले स्पेंडिंग ऑफ मनी आफ्टर बीइंग इट इज अर्नड, मतलब पहले मैं कमा लूं, बाद में मैंने इसको स्पेंड किया, मतलब अप्लाई किया, राइट, इट्स एप्लीकेशन। इनकम अराइज और अक्रूज एंड रीचेज टू द असेसी, सबसे पहले इनकम मुझ तक पहुंचती है, एंड देन आई एम डिस्चार्जिंग माई ऑब्लिगेशन, ठीक है। सच इनकम शेल बी चार्ज इन द हैंड्स ऑफ असेसी, मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम जब भी हुआ तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे ₹10,000 पर मंथ टू मिस वाई इज एक्स वाइफ एज एलिमनी सम।
अब वो सेपरेट हो चुके हैं राइट, तो कुछ अमाउंट देनी पड़ती है राइट, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डिसीजन एंड एवरीथिंग। तो उसको दे रहा है बेचारा 10,000 रुपये। मिस्टर एक्स इंस्ट्रक्ट्स हिज एम्प्लॉयर टू पे ₹10,000 per month out of his salary and disburse the remaining salary to him, whether this amount of ₹10,000 per month be included in the total income of Mr. X or it is a case of diversion of income। डाइवर्स के केस में डाइवर्जन पूछ रहा है, डाइवर्जन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड नॉट टैक्सेबल इन हिज एंड्स। मतलब देखो सिनेरियो क्या हो रहा है कि अगर ऐसा मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो सॉरी सैलरी है वो 1 लाख होगी, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स, यहाँ पर मिस एक्स, अब तो मिस सर यहाँ पर है इसका एम्प्लॉयर, भाई एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, इसको दे दिया 10,000, इसको दे दिया 90,000। अब मिस्टर एक्स बोलता है कि मेरा तो इनकम 90,000 ही तो है, मेरे को कहाँ इनकम हो रही है राइट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि बेटा एक काम कर, तेरी इनकम पहले हम मानेंगे 1 लाख, फिर ऐसा माना जाएगा कि 10,000 तूने जो एज एलिमनी अमाउंट दिया है वो तेरा एप्लीकेशन है। मतलब क्या है कि तेरी इनकम तो 1 लाख ही है राइट, इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो एंटायर 1 लाख रुपीज विल बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, नॉट 90,000। ठीक है, देखो दिस इज द केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम मिस्टर एक्स एंड नॉट डाइवर्जन ऑफ इनकम। मतलब सोर्स से ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था इस पर, मतलब एम्प्लॉयर का ऐसा कोई थोड़ी ऑब्लिगेशन था कि 10,000 इसको देना है। ये तो तुमने बोला एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर खाली ट्रांसफर कर रहा है। अगर वो ट्रांसफर ना होता तो क्या होता, तुमको सैलरी वो 1 लाख का देता और फिर तुम देते राइट। समझ रहे हो बात को। अगर वो ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन ना होता एम्प्लॉयर को, तो वो क्या होता, एम्प्लॉयर आपको 1 लाख देता, आपकी जेब में पहले 1 लाख होते और बाद में आप 10,000 उसको ट्रांसफर करते। तो इट इज नथिंग बट व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इज नॉट ए डाइवर्जन ऑफ इनकम राइट। तो होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। सबसे पहले क्या होगा, आएगी इनकम फिर जाएगी, आएगी जाएगी, ऐसा। ठीक है, सिंपल है। चलिए, इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम बाय मिस्टर एक्स एंड नॉट डाइवर्जन ऑफ इनकम, हैंस इट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। क्लियर है। चलिए फिर डाइवर्जन की बात करते हैं। डाइवर्स के बाद डाइवर्जन ऑफ इनकम मीन्स क्या, इट इज इनकम बिफोर इट इज अर्न बाय द असेसी। मतलब क्या होगा, ये सोर्स से ही सीधा डाइवर्ट हो जाती है, इट इज नॉट एट ऑल, मतलब मेरे से तो पहुंचती है मेरे तक तो ये। ठीक है, income does not reach to the assessee, it is diverted at source, there is an overriding title or charge of such diversion। तो पहला केस था ना, जो एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन दिया था वो एलिमनी वाला, उसमें कोई चार्ज या ऑब्लिगेशन नहीं था एम्प्लॉयर पर। यहां पर क्या है, इट इज चार्ज और आई कैन से ओवरराइडिंग टाइटल है, ये इनकम मेरे तक पहुंचे उससे पहले उसका हिस्सा वहां तक पहुंचना, ऐसा। ठीक है, चलिए। The charge obligation is on source from which income is diverted and not on the assessee। मतलब ये obligation किसका था, जो सोर्स जहां से इनकम अर्न हुई उसका था, मेरा नहीं था। ठीक है, it shall not be charged in the hands of the assessee। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो क्या है, मेसर्स ABC a partnership firm in which A and his 2 sons B and C are partners। तो एक बेटा है, सॉरी बाप है, उसके 2 बेटे। The partnership it provides that after the death of Mr. A, B and C shall continue the business of the firm subject to condition that 20% of the profit of the firm shall be given to Mrs. D। मतलब क्या बोला है कि अगर A का डेथ हुआ, अगर मिस्टर A का डेथ हो गया तो B and C क्या करेंगे, B and C कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। और क्या बोला है, 20% ऑफ द प्रॉफिट जो भी फर्म का होगा वो डी को दे दिया जाएगा, मतलब जो मिस्टर ए है उसकी वाइफ को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन क्या थी, इट इज द ओवरराइडिंग टाइटल, क्या कि जो भी अर्न होगा वो पहले किसको जाएगा, 20% मिसेस डी को जाएगा राइट। पता चला, यहाँ सोर्स में ही क्या है, ऑब्लिगेशन है, मतलब इनकम हम तक पहुंची ही नहीं है भाई, 20% तो पहले ही उसको देना है। जब भी हम अग्रीमेंट पे एंटर होते तभी ये बात हो चुकी थी। ऐसा तो है नहीं कि पहले हम इनकम अर्न कर रहे हैं, हमारे पास पहुंचेगी बाद में हम दे रहे हैं, हमारे ऊपर थोड़ी ऑब्लिगेशन है राइट। इट इज ऑब्लिगेशन द सोर्स, जहां से इनकम जनरेट हो रही वहीं से ही उसको सीधा 20% दिया जाएगा।
देखो क्या है, इट इज़ अ केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड सेड 20% अमाउंट शेल बी नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ABC, इट इज़ डिडक्टेबल फ्रॉम इट्स टोटल इनकम। मतलब ये फॉर्म के लिए क्या माना जाएगा, इट इज़ वन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी। This is because the clause mentioned in the partnership deed has given an overriding title of 20% of the profit to Mrs. D, and such income is a precondition for the firm to continue its business. मतलब क्या था कि अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो ये कंडीशन है कि आपको 20% मिसेस ए को देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ओवरराइडिंग टाइटल हो गया, इनकम पहुंचने से पहले ही उस पर चार्ज क्रिएट हो चुका है। इन अदर वर्ड्स 20% प्रॉफिट रिचेज टू मिसेस डी बिफोर इट बिकम्स इनकम ऑफ द फर्म, hence it is in case of diversion। दूसरा एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मिस्टर ABC हैज़ को ऑथर्ड अ बुक, उसने एक बुक को को ऑथर किया। अब क्या हुआ कि जो पब्लिशर था, पब्लिशर उसने टोटल 6 लाख रुपए दे दिए मिस्टर ए को कि तुम लोग बांट लेना आपस में। अब को ऑनर है, राइट, सॉरी को ऑथर है सब, तो सबके हिस्से में कितना आना चाहिए था, ए के हिस्से में, बी के हिस्से में और सी के हिस्से में 2 लाख 2 लाख और 2 लाख होना चाहिए था। ठीक है, खाली पब्लिशर ने किया क्या है कि भाई ए को हैंड ओवर किया है 6 लाख, तू इसको बांट देना फिर। तो ए ने क्या किया, ये 6 लाख रिसीव जो हुआ ये 2 लाख इसको दे दिया और 2 लाख इसको दे दिया आउट ऑफ दिस 6 लैक्स। तो बचा कितना अब उसके पास, 2 लाख। भले ए ने रिसीव किया 6 लाख बट उसकी इनकम 6 लैक्स नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ डाइवर्जन, ही नीड टू डाइवर्ट दिस। बिकॉज क्या था, सोर्स के ऊपर से ही ऑब्लिगेशन था, पब्लिशर का ही ऊपर ऑब्लिगेशन था कि तुमको, तुम्हारे नहीं है, तुमको देना है उसको, राइट। सो इट इज नॉट द इनकम दैट ही हैज अप्लाइड, इट इज अ डाइवर्जन। ये 2 केसेस में लास्ट में हमको डिस्कस करने थे, राइट। सो ये बेसिक का हमारा डिस्कशन अभी खत्म हुआ, जो कुछ डेफिनेशंस वगैरह है इसमें, तो जब जब टाइम आएगा, मतलब उसका सही समय, तो हम उसको डिस्कस भी करते रहेंगे। तो इट इज जनरल आइडिया अबाउट द बेसिक्स, राइट। ये जो एक उसके बाद आपको ये मटेरियल में आपको मिलेगा लास्ट में केस लॉज, जो मैंने इसको समराइज करने की कोशिश की है, ठीक है, उसका पूरा जिस्ट रख के मैंने यहाँ पर मटेरियल में रखा हुआ है। तो सबसे पहला केस देखो हमने आज डिस्कस किया था, दैट इज CIT वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यहाँ तक का हमारा डिस्कशन आज इस कंसेप्ट में। आगे हम बढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, ये डेमो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे अभी तक। फिर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे के रखी है, उसमें आपको क्या करना रहेगा कि आपको अभी जस्ट फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाना है, सो दैट आई कैन सेंड दिस नोट्स टू यू। जो भी पहले स्टूडेंट्स रहेंगे, राइट, रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया, उसके बाद अभी आपको पेमेंट नहीं करना है कुछ। व्हेन यू वांट टू ऑप्ट फॉर दिस दिस कोर्स, देन आपको 20% आपको ऑफ मिलेगा, हमारा जो भी प्राइस है, फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट दोस्त हु गॉट रजिस्ट्रेशन, राइट। तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप जब भी उसको परचेस करना चाहोगे तो पहले 50 लोगों को हम 20% का डिस्काउंट ऑफर करेंगे, राइट। तो उसमें थोड़ा आप स्पीड अप रखिएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कुछ भी आपके फीडबैक्स कमेंट्स वगैरह है तो हमारे साथ आप शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो उसके लिए जनरली मेरा रिप्लाई आपको, मैं पर्सनली अपना नंबर दूंगा, राइट। सो दैट क्या होगा कि आपकी जो भी क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह हो वो 100% 24 आवर्स, तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आई जनरली सोल्व योर डाउट्स इन विदिन 2 और 3 आवर्स टाइम, राइट। अगर फिर भी अगर अपना सोल्यूशन नहीं हुआ इस केस के अंदर, अगर आपको चाहिए कि भाई सर और डिस्कशन करना है, तो वी कैन कॉल, टॉक ऑन अ कॉल, और अगर उसमें भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको, देन वी कैन कंडक्ट अ लाइव सेशन फॉर दिस। सो नॉट टू वरी, अगर एक स्टूडेंट का भी क्वेरी होगा तो आई विल बी रेडी टू टेक द लाइव सेशंस, नॉट टू वरी, राइट। सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर सिलेबस वेरी इजीली, ताकि आपको इस सब्जेक्ट का बर्डन ना लगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।